अभी रात के 10:30 होने वाले हैं। और आप सब हमारे साथी, जितने भी साथी धैर्य के साथ अभी क्लास करने के इच्छुक हैं और क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद है। और आइए कुछ क्वेश्चन पे हम फ्रिक्वेंटली कुछ क्वेश्चन जो छांटे गए हैं हमारे बीजी के द्वारा, और कुछ क्वेश्चन का प्रारूप बनाया गया है, उस पर चर्चा करते हैं। और आप और हम मिलके इसको सॉल्व करते हैं। और आप चाहें तो इसका एक कॉपी पे बना भी सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन को आप सही कर पाए हैं। तो आपका सेल्फ असेसमेंट भी इस पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो भी है, पहली स्लाइड, इस पे हम बातें करते हैं और आप और हम मिलके इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हम कितना नंबर लेके आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आया है, विच कंपोनेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम सीईटी वन कैपिटल। सीईटी वन कैपिटल में से क्या डिडक्ट किया जाता है? अगर आप रेशियो डीपली तरीके से देखा होगा, कुछ रेशियो में क्या हटाना होता है रेशियो निकालने पहले। कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल को बनाना है हमें, और इसमें हमें ये निकालना है कि हम क्या डिडक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आपका, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सबऑर्डिनेट डेब्ट, जनरल प्रोविजन, और बी है डेफर्ड टैक्स एसेट। गुडविल और डेफर्ड टैक्स एसेट संभवतः इसको डिडक्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में चूंकि ऑप्शन डेफर्ड टैक्स एसेट है, और आपके द्वारा जो आंसर दिए गए हैं धर्मराज जी के द्वारा, विकास जी के द्वारा, राउत जी ए दे रहे हैं, रिवोल्यूशन रिजर्व को डिडक्ट किया जाता है, लेकिन विकास जी ने बी दिया है और धर्मराज जी ने बी दिया है। तो अब इसका आंसर हम देखते हैं कि हमारे कौन से साथी, राउत जी हमारा सही है या विकास जी सही है। आंसर इसका डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। जब आप देखेंगे कि कॉमन इक्विटी टीयर वन में से किसको डिडक्ट करना होता है, तो डिडक्शन में आप गुडविल को करते हैं और डेफर्ड टैक्स एसेट को करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार डेफर्ड टैक्स एसेट आपका सही है। आप इसका पॉइंट लिखते जाएं कि किसको कौन से क्वेश्चन में आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो इस हिसाब से आपका सेल्फ असेसमेंट भी एक हो जाएगा। और ये प्रोग्राम बनाया गया है कि जो संभवतः कुछ क्वेश्चन जो रिकॉर्ड क्वेश्चन होते हैं या जनरली कई एग्जाम में ये रिपीट हुए रहते हैं, उन सब क्वेश्चन के आधार पे ये तैयार किया गया स्लाइड है, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर ईसीएल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है अभी इस पे काफी अ, अ, जगह पे पढ़ाई की जा रही है, काफी जगह पे इस पे चर्चा की जा रही है। फ्रेमवर्क स्टेज टू एसेट सिग्निफाई। अब ईसीएल अगर आपको पता होगा, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, जितना आप अगर इसको पढ़ें ध्यान से, एक्सपेक्टेड मतलब आने वाले समय में जो आशा किया गया हो, क्रेडिट लॉस जिसमें आपको लॉस होने की संभावना हो, ऐसे फ्रेमवर्क को स्टेज टू एसेट सिग्निफाई किसको किया गया है, कौन से एसेट को किया गया है, तो इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं आपने आंसर कितना दिया है। राजेश सिंह बी दे रहे हैं, विकास कुमार बी दे रहे हैं, धर्मराज जी भी बी दे रहे हैं। ज्यादा लोग इस पे बी आंसर है। इसका मतलब जो हमारे साथी हैं, 10 से 12 लोग जो हमारे साथ अभी हैं, जिसमें से दो तीन लोगों ने, हमारे साथी ने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बारे में पढ़ा है,
ईसीएल को पढ़ा है। अभी इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछने लग गया है। कुछ एक आध साल पहले इस पे क्वेश्चन हमने नहीं देखा था, लेकिन इस बार के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में इस पे चर्चा की जा रही है। तो मैं देखता हूँ कि आपके द्वारा दिया गया आंसर सही है नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने इस पे विचार किया है, पढ़ा है या ध्यान दिया है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा है, विच पैरामीटर इज मोस्ट क्रिटिकल इन असेसिंग प्रोजेक्ट फाइनेंस रिस्क। अब देखिए, प्रोजेक्ट फाइनेंस, सभी बैंकों में प्रोजेक्ट फाइनेंस, कारपोरेट फाइनेंस पे अभी जोर दिया जा रहा है और प्रोजेक्ट फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। प्रोजेक्ट फाइनेंस के बारे में जाना जाए ऐसी आशा की जा रही है। तो इस पे क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी पैरामीटर है जो मोस्ट क्रिटिकल है इस प्रोजेक्ट फाइनेंस रिस्क के लिए। अब इसका आंसर आपने क्या दिया है? बी, बी अश्वनी बी, विकास कुमार बी, धर्मराज जी भी बी, बिजॉन राउत बी। इसका आंसर आप बी दे रहे हैं। यानी कि आपने, बाकी जो हमारे मेंबर हैं उनका आंसर नहीं आ रहा है। पिछले दो सवालों में तीन लोगों के हमारे उत्तर आए थे, अभी चार लोगों ने हमें उत्तर भेज दिया है। सभी पार्टिसिपेंट इसमें भाग लें और इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ध्यान से देखें, टॉपिक को नोट कर लें। जब भी आपको समय मिले उस टॉपिक को एक बार रिव्यू कर लें और तत्काल इसके क्वेश्चन आंसर को ध्यान रखें। तो चलिए, डीएससीआर आपने बोला है कि काफी मोस्ट क्रिटिकल इन असेसिंग प्रोजेक्ट फाइनेंस रिस्क में है ये पैरामीटर पे। चलिए, डीएससीआर सही है आपका। तो हमारे चारों साथी सही उत्तर दे दिए। कुछ लोग और हमारे साथी जुड़ गए हैं, उन सबका धन्यवाद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच एडवांस इज क्लासिफाइड एज नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। देखिए, आपको पता है प्रायोरिटी सेक्टर और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर के क्राइटेरिया है। प्रायोरिटी सेक्टर में हमारे जो भी क्राइटेरिया फिट होते हैं वो सब प्रायोरिटी सेक्टर है, उनके अलावा जो बचते हैं वो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर माना जाता है। आसवानी सी लिखते हैं, ओमकार डी लिखते हैं, विकास सी लिखते हैं, विजन राउत सी लिखते हैं। वो चार में से हमारे और कुछ और लोगों के भी आंसर आ गए। अंकित के भी सी है, धर्मराज हर हर बार की भांति सी 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 सी, क्योंकि हमें मानना ही पड़ेगा, धर्मराज जी ने बोला है तो मानना पड़ेगा। सर इसको सुनिए, सी 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 सी। ठीक है। स्पोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन 12 लाख, लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सब के अलावा नॉन प्रायोरिटी सेक्टर के लिए क्या कहानी है। तो प्रायोरिटी सेक्टर में तो हाउसिंग आता है, लेकिन इन्होंने लिख दिया हाउसिंग लोन 55 लाख हो। तो ये आपको जानना है कि प्रायोरिटी सेक्टर कहाँ तक कवर होती है, और इसके ऊपर का लोन तो होगा लेकिन वो नॉन प्रायोरिटी में चला जाता है। तो इस ऐसा समझ के, ऐसा सोच के आपने सी आंसर दिया है। तो देखते हैं सी आंसर सही है कि नहीं। सी आंसर बिल्कुल सही है। 55 लाख होगा मेट्रो में, जो कि नॉन प्रायोरिटी में चला जाएगा। हमारा प्रायोरिटी 50 लाख से ऊपर हुआ तो उसको नॉन प्रायोरिटी मान लिया गया। आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेरेशन रिक्वायर अप्रूवल ऑफ, विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेरेशन रिक्वायर अप्रूवल ऑफ, कौन इसको अप्रूवल देगा? विलफुल डिफॉल्टर का डिक्लेरेशन को ब्रांच हेड देगा कि जोनल हेड देगा, स्टेचुटरी ऑडिटर देगा, या आइडेंटिफिकेशन कमिटी प्लस रिव्यू कमिटी देगा? विलफुल डिफॉल्टर ब्रांच हेड तो नहीं दे सकता। जवानी रूप से हम लोग बहुत लोगों को बोलते हैं ऐसे जनरल
आमतौर पे बैंक में काम करते हुए कि ये, अरे ये तो गांव बिल्कुल डिफाल्टर है, या कोई व्यक्ति या बार बार बिल्कुल डिफाल्टर है। लेकिन बिल्कुल डिफाल्टर बोलने से नहीं होता है, इनको बिल्कुल डिफाल्टर करना होता है जिसका पावर दिया होता है। तो इसके आंसर में आपके देखते हैं, जॉन राज सी, धर्मराज जी फिर सी, अश्विनी सी, ओमकार शरण, राजेश सिंह, सभी ने सी आंसर दिया है। यानी मुझे लगता है कि आप सब लोग मिलके सी आंसर को सही बिल्कुल कर ही डालेंगे। हम्म, देखते हैं सी सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। आइडेंटिफिकेशन कमेटी प्लस रिव्यू कमेटी जो है वो आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन के अनुसार अप्रूवल देता है। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं, विच रिस्क अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को अगर सही नहीं किया जाता है, इम्प्रॉपर रह जाए, डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम रह जाए, तो किस तरह का रिस्क होगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से ही कई सारे आंसर निकल आते हैं। इनका कहना है कि आप डॉक्यूमेंट को प्रॉपर भर ही नहीं रहे हो, तो अब रिस्क कौन सा आएगा। विकास, अश्वनी, अंकित, बिजॉन, धर्मराज, विकास कुमार, ओमकार शरण, सभी लोग बी आंसर दे रहे हैं। क्यों भाई, लिक्विडिटी रिस्क क्यों नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि लिक्विडिटी का कोई इसमें नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये तो इम्प्रूव्ड डॉक्यूमेंटेशन है। क्रेडिट रिस्क क्यों नहीं होगा, क्रेडिट देते वक्त कोई रिस्क ऐसा नहीं लिया जा रहा है। मार्केट रिस्क क्यों नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन के खराब होने से मार्केट पे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, डॉक्यूमेंटेशन अगर सही नहीं है तो किसी व्यक्ति को लीगली हम बाउंड नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स होता है लीगल रिस्क से। तो आप हमारे छह साथी जिसने इस आंसर को दिया है, मुझे भी लगता है आपके साथ साथ छठे नंबर क्वेश्चन में छह साथियों ने जवाब दिया, तो मुझे भी लगता है कि आपके साथ जाना चाहिए। तो बी लीगल रिस्क बिल्कुल सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट टू सिंगल बारोवर ऑफ बैंक। कहता है कि मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट है, एक लिमिट बनाई गई है बैंक में कि मैक्सिमम एक्सपोजर एक सिंगल बारोवर को बैंक अपने कितने फंड तक दे सकता है। एक ही बारोवर को पूरा लोन ना दे दे भाई बैंक, इतना बड़ा अमाउंट एक ही बड़े आदमी को दे दे, तो फिर बैंक को कुछ फाउंडेशन डाला गया है कि आप पूरे पूरे जो अमाउंट है कैपिटल फंड किसी एक ही आदमी को बोरो न करने दें। अश्वनी ने ये दिया है इस बार, बिजॉन राउत राउत ने ए, अश्वनी ने ए, लेकिन अंकित ने बी और विकास कुमार बी, धर्मराज जी सी, राजेश जी बी। यहाँ पे तो आप सबों ने ए बी सी दे दिया, कोई हमारे साथी डी भी दे दे तो फिर कंफ्यूजन जहाँ का वहां रह जाएगा। क्योंकि आप तीन चारों साथियों ने तीन आंसर तक तो दे दिया है हमारे कोई साथी जो डी को भी सही मानते हो। फायदा ये होगा कि नल एंड वाइड हो जाएगा अगर आप ए भी आंसर देंगे, बी भी देंगे, सी भी देंगे और डी भी देंगे, तो इसका मतलब आंसर कोई भी नहीं हुआ। फिर आपको फिर से इसको ध्यान देना पड़ेगा। अगर सभी साथी अलग अलग आंसर देंगे तो आंसर सही होने की संभावना आप सभी साथियों में से कुछ कम लोगों की रह जाती है। तो देखते हैं कि ए वाले सही हैं या बी या हमारा सी। एक ही व्यक्ति ने सी दिया है, ए बी में ज्यादा लोग हैं। तो देखते हैं हमारे साथी जो बी आंसर दिए वो लोग गो का आंसर सही है। राजेश जी, ओमकार जी सही है 15% ऑफ कैपिटल फंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच अकाउंट रिक्वायर्ड ड्रॉइंग पावर डीपी कैलकुलेशन। कौन सा अकाउंट है जहां जरूरत होती है ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशन करने की। देखिए क्वेश्चन को समझना और फिर ऑप्शन से छांटना, ये हमारा एग्जाम देते वक्त
मुख्य कार्य रहता है। इसमें भी देख, ABB, राजेश जी बी, ओमकार जी बी। अच्छा, इसमें लगता है कि हमारे सभी साथियों का, धर्मराज जी भी, इसमें हमें सभी साथियों का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छी तरह से क्लियर है, क्योंकि टर्म लोन में आप डीपी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, डिमांड लोन में भी नहीं जरूरत होती है, एजुकेशन लोन में भी जरूरत नहीं है, वो भी टर्म लोन है। और लेकिन कैश क्रेडिट में जब भी आप सीसी देते हैं तो आपको ड्राइंग पावर कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, और ड्राइंग पावर ऐसे खातों में हमें डालना होता है। तो आपका आंसर 20 की संभावना बहुत ही ज्यादा है, जिसको मैं भी बी देता हूं और देखता हूं कि हम सबका उत्तर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, हमारा कैश क्रेडिट हमने दिए और सबने बी आंसर दिया था, तो आप सभी लोग इसमें सही आंसर पे पहुंच पाए हैं। विच कमिटी रिकमेंडेड नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट? अब ये याद करने वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये आपके मेमोरी चेक का क्वेश्चन है कि किस कमिटी ने रिकमेंड किया था, नरसिम्हम कमिटी फर्स्ट, नरसिम्हम कमिटी टू, बाग्युल कमिटी और बैसल कमिटी। इस तीन साथियों का उत्तर आ गया है, देखते हैं तीन साथियों का उत्तर। बी। वाह, आप लोगों ने, तीनों लोगों ने बी दिया। ऐसा क्या था इस बी में कि आप तीनों लोगों ने दिया? क्या तीनों को लगता है कि यही आंसर सही है? तीनों ने, चौथे व्यक्ति का भी हमारा आ गया आंसर बी। इसका मतलब चारों लोगों ने एक तरह के हमारे सर्कुलर मटेरियल पढ़े हैं और चारों के मेमोरी में एक ही आंसर है। बी पे सबसे ज्यादा आ गए, 6 लोगों के उत्तर हमारे आ गए, तो चलिए देखता हूँ बी सही है कि नहीं। नरसिम्हम कमिटी टू बिल्कुल ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे हमें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, दूसरे ऑप्शन को हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ी, ये मेमोरी का क्वेश्चन था और मेमोरी के हिसाब से आपने नरसिम्हम कमिटी टू बताया, जो कि बिल्कुल सही है। नैरो बैंकिंग के लिए नरसिम्हम कमिटी टू है। 10वां क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर बेस्ट रिफ्लेक्ट्स लिक्विडिटी स्ट्रेस इन बैंक? कौन सा इंडिकेटर है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है लिक्विडिटी स्ट्रेस को? लिक्विडिटी स्ट्रेस कैसे पता चलेगा? लिक्विडिटी क्या है? मतलब ऐसी चीजें जो तुरंत से लिक्विड में बदल जाए, यानी कैश में बदल जाए। इसके लिए कोई ना कोई एक रेशियो होगा, तो कासा रेशियो है। कासा रेशियो सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास और भी डिपॉजिट है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो हम देखते हैं, लेकिन लिक्विडिटी स्ट्रेस के लिए क्या जरूरी है? रिटर्न ऑन एसेट, एसेट पे क्या हमें रिटर्न मिलता है, ये भी नहीं है। लिक्विडिटी रेशियो को देखने के लिए बी, सीडी रेशियो, सीडी रेशियो बी। धर्मराज जी लिखते हैं सी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ओंकार जी भी, सीडी रेशियो, NIM और सीडी रेशियो का, जिसमें सबसे ज्यादा आंसर हमारे सीडी रेशियो पे है। सीडी रेशियो का फुल फॉर्म, धर्मराज जी फिर बी लिखते हैं। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं, रेक्टिफाई कर लिया आपने। समय अगर बचा है तो आप क्वेश्चन को चेंज, आंसर को चेंज भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हम मान के चलते हैं कि बी आप सबों का उत्तर सही होना चाहिए। सीडी रेशियो यानी क्रेडिट डिपॉजिट का जो रेशियो है, ये रिफ्लेक्ट करता है लिक्विडिटी स्ट्रेस जो बैंक में होता है, कि आप कितना पैसा लेते हैं और उसको कितना क्रेडिट में लगाते हैं। चलिए, आप सभी सही हो गए, यहाँ भी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी सीडी रेशियो सही है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अंडर RBI KYC norms, re KYC for high risk customer is required every
कितने सालों में आप री केवाईसी लेंगे? अगर हाई रिस्क कस्टमर है ये, तो मुझे लगता है कि आप सब बता देंगे। बताना शुरू भी कर दिया आपने। विकास, विपिन, राजेश, धर्मराज, बिजान। धर्मराज क्या लिखते हैं, 10 ईयर? नहीं नहीं धर्मराज जी, 10 साल में अगर हाई नेटवर्थ को लेंगे तो दो कैसे लिखे हैं चलेगा? सर, गलती से लिखा गया, दो लिखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर रेक्टिफिकेशन आपका आ गया। वीरू सिंह जी का ये आ गया, दो आ गया। और चलिए, अब आप सभी लोग सही है। बिल्कुल, हाई रिस्क कस्टमर के लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट ज्यादा होना पड़ता है। तो मिनिमम जो है 2 इयर्स है, उससे कम में हम लेते नहीं किसी का भी। री केवाईसी हाई रिस्क कस्टमर अगर है तो 2 साल में हमें लेना है। बिल्कुल सही हो गया, आप सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच डॉक्यूमेंट क्रिएट्स चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी? ये भी आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सही देंगे। पहला ऑप्शन है हाइपोथिकेशन डीड, दूसरा है प्लेज एग्रीमेंट, तीसरा है मॉर्गेज डीड, चौथा है असाइनमेंट डीड। अभी इसके आंसर देखिए, सबके सी आ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। आप सबों ने समझ लिया कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेज डीड लग जाएगा। हाइपोथिकेशन डीड कहाँ लगेगा? हाइपोथिकेशन डीड लगता है मूवेबल प्रॉपर्टी है और जिसमें पोजेशन भी पार्टी के पास है, मालिकाना हक भी पार्टी के पास है। प्लेज, प्लेज कहाँ लगता है? जहाँ पोजेशन बैंक के पास है और मालिकाना हक जो ओनरशिप है वो पार्टी का रहेगा। जैसे प्लेज हो गया, गोल्ड को रख लिया आपने तो आपके पोजीशन में आ जाएगा। हाइपोथिकेशन, आपने गाड़ी दिया तो मोटरसाइकिल दिया तो बाइक चढ़ने वाला भी वही है, ओनर भी वही है। और असाइनमेंट डीड, जहाँ पे पेपर हो, एलआईसी पॉलिसी हो, वहाँ असाइनमेंट लगता है। अब मॉर्गेज डीड है जहाँ हम मॉर्गेज करते हैं। तो जनरली ये सभी के जहन में आ चुका है कि प्रॉपर्टी है तो हम मॉर्गेज करेंगे। तो बहुत अच्छे। आइए 13 नंबर क्वेश्चन। विच इज नॉट ए मेथड ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट? कौन सा मेथड नहीं है इंटरेस्ट चार्ज करने का? फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का आप प्रचार देखते हैं कि कई जगह लिखता है फ्लैट रेट पे आप ले लीजिए। रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस पे भी आप चार्ज करते हैं, घटते जाता है जैसे बैलेंस। डी नंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट भी करते हैं, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाते हैं। फ्लोटिंग रेट पे डाउट है, तो ये ना पे है, लेकिन हम पहले आपका आंसर देखते हैं। बी आंसर, बी नहीं होगा। धर्मराज जी, अश्वनी जी बी दिए हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस पे तो हम इंटरेस्ट चार्ज करते ही हैं, जितना बैलेंस घट जाएगा वो तो आप बोल के देते हैं ना कस्टमर को कि आपका रिड्यूस होते जाएगा और आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो फ्लोटिंग रेट है जिसपे इंटरेस्ट अभी फ्लोटिंग रेट पे हम नहीं करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्सपोजर अट्रैक्ट्स हाईएस्ट ऑपरेशनल रिस्क? विच एक्सपोजर अट्रैक्ट हाईएस्ट ऑपरेशनल रिस्क? कौन से कार्य करने में बहुत हाईएस्ट ऑपरेशनल रिस्क है? रिटेल डिपॉजिट करेंगे तब हाईएस्ट है, ट्रेड फाइनेंस करेंगे तब हाईएस्ट रिस्क है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाला तब है, या ड्राइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लिया तब है? अब इसके ऑप्शन के आधार पे आपने क्या आंसर दिया है? चलिए, सी सबके आंसर आ रहे हैं। सर, प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल रिपीट कर देंगे।
चलिए पहले इसका आंसर बता दीजिए, फिर उसको रिपीट करते हैं। चलिए, सबका सी आंसर आ रहा है। प्राइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, सबके सी आंसर यहाँ सही हो रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? विच इज नॉट मेथड ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट, किस मेथड पे आजकल इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है? फ्लोटिंग रेट पे, फ्लोटिंग रेट पे, रिड्यूसिंग बैलेंस पे तो होता है, कंपाउंड रेट पे। इसमें जो ऑप्शन दिया है, फ्लोटिंग रेट पे हम लोग कोई भी लोन अभी सैंक्शन नहीं करते हैं। फ्लैट रेट अभी भी चल रहा है कुछ स्कीम में, जहाँ पे फ्लैट आपको फिक्स रेट एक कहते हैं जिसको, जिसपे आप एक बार सैंक्शन कर दिए। एमसीएलआर या रेपो रेट, अगर आरबीएलआर घट बढ़ होता है तो उस हिसाब से होता है। फ्लोटिंग रेट पे हम सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है। विच एडवांस रिक्वायर इंड यूज वेरिफिकेशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली, किस तरह का एडवांस है जो इंड यूज वेरिफिकेशन को तुरंत चेक करना होता है, फ्रीक्वेंटली चेक करना होता है? अभी इसमें है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन को इंड यूज वेरिफिकेशन तुरंत तुरंत चेक कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं? ऐसा है, एजुकेशन लोन को क्या तुरंत तुरंत चेक कर पाते हैं? गोल्ड लोन को हमेशा इंड यूज वेरिफिकेशन फ्रीक्वेंटली चेक होता है? या वर्किंग कैपिटल लोन है तो वर्किंग कैपिटल का इंड यूज आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ेगा? तो अब इसके ऑप्शन, पहले हम आपके ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देखते हैं। सी सी सी, वाह! ओमकार जी सी देते हैं, राजेश जी, सब लोग धर्मराज जी सी देते हैं। ठीक है, चलिए सी को मान लेते हैं और मान के देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। वर्किंग कैपिटल लोन में हम इंड यूज वेरिफिकेशन को मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमें इंड यूज देखना पड़ता है। विच अकाउंट इज एलिजिबल फॉर एसएमए जीरो क्लासिफिकेशन, ये तो मुझे लगता है कि हमारे कोई भी साथी ऐसे नहीं है जो इसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि आजकल हमें रोज इस पे वर्क करना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, विकास जी, बैजौन, धर्मराज, अश्वनी जी, सभी लोगों ने, ओमकार जी, राजेश जी, और जो हमारे साथी चुप बैठे हुए हैं वो भी दे सकते हैं इसका उत्तर। हमारे 6-7 साथियों ने तो दे दिया। और ये संभवतः आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आप क्रेडिट में काम नहीं भी कर रहे हैं तो आजकल ब्रांच में इसकी काफी धूम रहती है, एसएमए एसएमए एसएमए, यही चलता है। तो आप सभी लोग एसएमए पे के बारे में तो बिल्कुल अवेयर होंगे। ओवर ड्यू 1 से 30 दिन है तो एसएमए जीरो हो गया, 30 दिन से बढ़ गया तो 31 से 60 हो गया तो एसएमए 1, 61 से 90 दिन तक है तो एसएमए 2, और एसएमए 2 के बाद तो भाई काम ही खत्म हो गया, फिर एनपीए ही होना है। तो चलिए, आपने ए उत्तर दिया है, मैं देखता हूँ ये उत्तर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एसएमए जीरो 1 से 30 दिनों के ओवरड्यू को ही माना जाता है। विच आइटम इम्प्रूव्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन, देखिए क्वेश्चन पहले भी आया था, इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि कौन सा इंप्रूव करता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिए। इंप्रूव होने के लिए क्या होना होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इंक्रीज इन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, दूसरा है इंक्रीज इन लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को हमको ज्यादा चाहिए, इंप्रूव करना है, तो या तो लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट है। इंक्रीज इन प्रोविजन, प्रोविजन इंक्रीज से काम नहीं बनेगा, इंक्रीज इन एनपीए नहीं बनेगा। इसका उत्तर मुझे लगता है कि ऑप्शन के हिसाब से आप सब लोग सही दे पाए होंगे। बिल्कुल सही है, बी, विकास जी, धर्मराज जी। हम्म, ठीक है, बीरू सिंह, सबका उत्तर सही है। किचन, अश्वनी, सबका उत्तर बी दिया है,
सही है, मैं अभी जल्दी में बोल गया सही। अब देखेंगे कि सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट होगा तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा इम्प्रूव होगा। कम कॉस्ट पे अगर हम लाएंगे तभी मार्जिन बढ़ेगा। विच लोन कैन नॉट बी रीस्ट्रक्चर्ड विदाउट डाउनग्रेडिंग एसेट। एसेट को डाउनग्रेडिंग होने के पहले इसको रीस्ट्रक्चर नहीं किया जाता है। कौन सा लोन है? एमएसएमई लोन है, हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है या एजुकेशन लोन है? तो बाकी सबको तो रिस्ट्रक्चर किया जाता है, लेकिन डाउनग्रेडिंग एसेट पर्सनल लोन होना चाहिए। या मुझे बताना नहीं चाहिए था? आप साथियों का पहले उत्तर देखना चाहिए था। मेरा अपना व्यू बाद में डालना चाहिए था। सी डी पर्सनल लोन, और बाकी सी आंसर आया है। तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, देखते हैं। नहीं, पर्सनल लोन ही इस क्वेश्चन का उत्तर है। विच रिस्क इज ट्रांसफेरेड थ्रू क्रेडिट डेरिवेटिव्स। किस तरह का रिस्क जो है ट्रांसफेरेड थ्रू क्रेडिट डेरिवेटिव के द्वारा होगा? कौन सा रिस्क है? अब इसके आंसर अब देखता हूँ थोड़ा सा, ये आपकी जानकारी के आधार पे है कि नहीं। सी, 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 सी। चलिए, इसका उत्तर आपने सी दिया और सबने सी दिया। यानी आपका जो नॉलेज है वो काफी इम्प्रूव नॉलेज है। और क्रेडिट रिस्क इसका उत्तर है। बहुत बढ़िया, सही उत्तर आपने दिया है। विच फैक्टर मोस्ट इम्पैक्ट्स यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कौन सा फैक्टर है जो मोस्ट इम्पैक्ट डालती है यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पे? रेपो रेट होगा, इन्फ्लेशन होगा, या इंटरेस्ट रेट मूवमेंट होगा, या एक्सचेंज रेट होगा? चलिए, इसका उत्तर अब देखते हैं। चलिए, फिर से आपने सी सी दिया है। इंटरेस्ट रेट मूवमेंट आपका कहना है, बीरू सिंह का और धर्मराज जी का। चलिए, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट सही था धर्मराज जी, लेकिन आपने इस बार सी सी डबल डबल नहीं लिखा। ओमकार जी, सबने सी लिखा। चलिए, ठीक है, बढ़िया है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। विच अकाउंट टाइप कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कॉस्ट टू बैंक। देखिए, कौन सा अकाउंट है जो कंट्रीब्यूट करता है बैंक को मैक्सिमम कॉस्ट इसमें लगता है? ये उत्तर मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। देखते हैं पहले आपके द्वारा दिए गए आंसर को। सेविंग अकाउंट है ऐसा अकाउंट, या करंट अकाउंट है, या टर्म डिपॉजिट है, या सैलरी अकाउंट है? हम्म सबने सी देना शुरू कर दिया है। राजेश सिंह, अश्वनी, बीरू, धर्मराज। बिल्कुल, राजेश जी सी दे रहे हैं। ठीक है। ये हम लोग जब से काम कर रहे हैं तब से पता है कि टर्म डिपॉजिट हमारा मैक्सिमम कॉस्ट इसमें कंट्रीब्यूट होता है। तो सही है। इस आंसर को देके हम और ज्यादा अपने स्कोर में इजाफा कर चुके हैं। विच कमिटी रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क पीसीए? कुछ साल पहले बहुत सारे बैंक पीसीए में थे। तो कौन सा कमिटी है जिन्होंने रिकमेंडेड किया था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रॉम फ्रेमवर्क को? बैंकों को पीसीए में डाला गया था इस फ्रेमवर्क के द्वारा। तो एक कमिटी ने इसके बारे में सुझाया था। अब सुझाने वाले का नाम अब आपके मेमोरी के आधार पे ये आंसर आप दे सकते हैं। विकास जी डी देते हैं, सोनी भी डी दे रहे हैं, बिजॉन राउत भी डी दे रहे हैं, और जीत पटेल कमेटी। क्यों भाई, आरबीआई के थे तो इन्होंने ही पीसीए में डलवाया है क्या? चलिए, बिल्कुल नहीं, आरबीआई का इंटरनल कमेटी करता है। उर्जित पटेल कमेटी नहीं था, तो इसका आंसर बी है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। विच बैंकिंग प्रोडक्ट हैज ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। अब इसका
आंसर हम आपसे चाहते हैं। आपको अगर आंसर नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन से छांटे कि टर्म लोन है, कैश क्रेडिट है, बैंक गारंटी है या एजुकेशन लोन है। चलिए, बाकी लोग विकास, सस्वानी, ये लोग तो सी दे रहे हैं। ठीक है। विच बैंकिंग प्रोडक्ट हैज ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। आप क्या कहना है कि सर बैंक गारंटी होगा? बिल्कुल। धर्मराज जी बी बोलते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ऑफ बैलेंस शीट का एक्सपोजर कैश क्रेडिट होता है। नहीं, ऑफ बैलेंस शीट देखिए क्या है, इसका जो आंसर होगा वो सी हमारे कुछ साथियों ने दिया है, और सी ही होना चाहिए। बैंक गारंटी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर इसको बोला जाता है। ये बैलेंस शीट में नहीं आता है, ये कहाँ चला जाता है, फुट नोट में चला जाता है। आप अपने बैंक का जीएलबी देखेंगे तो बैंक गारंटी नीचे लिखा रहता है, जिसको बोला जाता है फुट नोट। तो बैलेंस शीट का जो ऊपर का पार्ट है, वहां पार्ट में ना आके ये नीचे आ जाता है, ये पैरों में आ जाता है, या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर इसको बोला जाता है। एक्सपोजर तो है लेकिन ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है। बैंक गारंटी है। विच ए क्वालिटी क्रेडिट अप्राइजल टूल्स। अब क्रेडिट अप्राइजल टूल्स को निकालने के लिए क्वालिटी चाहिए, तो कौन सा को यूज करेंगे हम क्रेडिट अप्राइजल टूल्स के लिए? डीएससीआर देखेंगे, करंट रेशियो, ब्रेक इवन एनालिसिस या स्वाट एनालिसिस। अब इसका आंसर सी। राजेश जीतते रहे सी, धर्मराज जी भी सी, बिजॉन, विकास, सब लोग सी दे रहे हैं। चलिए ठीक है, सही उत्तर होना चाहिए स्वाट एनालिसिस। जरूरी है क्वालिटी क्रेडिट अप्राइजल के लिए। विच फैक्टर्स लीड्स टू एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। कौन सा फैक्टर है जो लीड करता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, लोन के एवरग्रीनिंग के लिए? ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रॉपर मॉनिटरिंग, टाइमली रिकवरी, फ्रीक्वेंट एडहॉक लिमिट, और एडिक्वेट प्रोविजनिंग। बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग किया जा रहा है, टाइमली रिकवरी हो रहा है, प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या फ्रीक्वेंटली एडहॉक लिमिट ले रहा है, तो इसमें एवरग्रीनिंग करना है। देखते हैं आपके आंसर। ए, बी, टाइमली रिकवरी नहीं। विकास जी ए, प्रॉपर मॉनिटरिंग। इसका ऑप्शन थोड़ा सा भिन्न है हमारे सोचने से। फ्रीक्वेंटली एडहॉक लिमिट अगर लेता है तो ऐसे फैक्टर है जो कि एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स है। विच रेशियो रिफ्लेक्ट्स एफिशिएंसी ऑफ फंड डिप्लॉयमेंट। कौन सा रेशियो है जो रिफ्लेक्ट करेगा फंड का एफिशिएंसी के लिए? ये देखना है कि फंड का सही जगह से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए फंड का डिप्लॉयमेंट सही है कि नहीं, एफिशिएंसी सही है कि नहीं, ये देखने के लिए हमें कौन सा रेशियो यूज करना होता है। धनराज जी बी दे रहे हैं, तो देखते हैं बी आंसर सही है कि नहीं। बी सही है बिल्कुल। क्रेडिट डिपॉजिट का जो रेशियो है ये बताता है हमें कि एफिशिएंसी ऑफ फंड डिप्लॉयमेंट सही है। हम्म, ठीक है, सबका उत्तर भी है। विच लोन अट्रैक्ट्स हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। कौन सा लोन है जो अट्रैक्ट करता है हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क प्रीमियम? इसमें क्रेडिट जो रिस्क है ये हाईएस्ट होता है। होम लोन में होता है? नहीं होता है बिल्कुल। एजुकेशन लोन में नहीं, बच्चा कमाएगा बाद में पैसे देगा। गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन में हमारे गोल्ड प्लेज में है। तो आंसर सबका डी 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 डी। इसका मतलब है कि आप ज्यादा एश्योर हैं कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है, तो इसमें हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से उत्तर दिया आपने, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन बिल्कुल सही है।
विच एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर बैंक अंडर बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रोक दिया गया है कि इस तरह की एक्टिविटी आप नहीं कीजिए। लेंडिंग, भाई उधारी तो देनी है, तो लेंडिंग तो करना पड़ेगा। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट भी आपको जमा तो लेना ही पड़ेगा, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन से आप निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट इन G6, इन्वेस्ट करना, और प्लस ट्रेडिंग इन गुड्स, सामान भी बेचना है। बिल्कुल नहीं है, सामान को रोक दिया गया है। सी आपका इस बार नया आंसर आया है परमहंस राव जी का, सी आंसर है, और हमारे सभी साथियों का भी है जो लगातार उत्तर दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, ट्रेडिंग एंड गुड्स बीआरए एक्ट ने बोला है। विच अकाउंट बिकम इनऑपरेटिव ऑफ इफ नो कस्टमर इनिशिएट ट्रांजेक्शन ऑफ योर फॉर। ये आंसर भी मुझे लगता है कि आप सभी साथी दे पाएंगे कि कितने दिनों में इनऑपरेटिव हो जाता है अकाउंट अगर ऑपरेशन नहीं हो रहा है। 24 24, सी सी सी। इस बार तो मैं चाहता हूं कि जितने हमारे 12 15 लोग जितने भी हैं, 16 से 19 लोग, सभी लोग उत्तर दें। चलिए, परमहंस जी ने दे दिया सी, राजेश जी भी दे दिए। राजेश जी एक्टिव थे पहले से भी। धर्मराज जी ने लिख दिया 24, बाकी सभी ने सी उत्तर दे दिया। तो सी उत्तर को सही मानते हुए, ठीक है, थैंक यू, ये बढ़िया आंसर दिया आपने। और ये सब जो नॉर्मल जानकारियां हैं वो हमारे सभी साथी को होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन आ गया आपका। एज पर रिवाइज्ड आरबीआई गाइडलाइन इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2026, 1/4/2026 से अभी होगा। Which of the following is correct regarding opening of current and overdraft account? A bank cannot open current or OD account for MSME. Current OD account are permitted only with the lead bank. Bank can freely open current OD account for borrower having exposure below 5 crore. Bank can freely open current OD account of borrower having exposure below 10 crore. ये जो अकाउंट को ओपन करना था, करंट और ओडी अकाउंट, जिसका एक्सपोजर 10 करोड़ से नीचे है या 5 करोड़ से नीचे है, उसका अकाउंट खोल सकता है। ऊपर के दोनों ऑप्शन तो नॉर्मल है। सी आंसर दिया है, सी आंसर आप सबों का सही हो सकता था, लेकिन इसमें अभी तक का दिया गया है, इसमें डेट दिया गया है एज 1/4/2026। तो अभी 1/4 तो आया ही नहीं, तो 26 से कुछ बढ़ने की संभावना है। 5 करोड़ तो अभी है। आप सबका सी उत्तर सही है, लेकिन जब बढ़ेगा तो आंसर कुछ चेंज हो जाएगा, 1/4/26 से कुछ नया हो जाएगा। तो अब आपका आंसर सही आने लगा, जो लास्ट में आपने डी दिया। तो डी आंसर सही हो सकता है कि एक्सपोजर जो है 10 करोड़ तक अब लिया जा सकता है। तो ये आंसर आपका सही हुआ, और हम आशा करते हैं कि मैक्सिमम हमारे साथियों ने अच्छा स्कोर किया है इसमें। थैंक यू। हमने 30 क्वेश्चन पे चर्चा की है, और इन सब पे आप सबों ने अच्छी तरह आंसर दिया, और काफी अच्छा लगा मुझे आज का सेशन, कि आप सब ने बढ़ चढ़ के उसको आंसर देने में भाग लिया आपने। थैंक यू, गुड नाइट। और जाते जाते एक कोट पढ़ लेते हैं, सफलता रास्ता नहीं बंद करती, ये बस बताती है कि चाल में थोड़ी तेजी की जरूरत है। चलिए, ठीक है। और आप सबों का जो चाल है बहुत तेजी से बढ़ चुका है, तो आप सभी लोग सफलता की तरफ अग्रसर हैं। थैंक यू, गुड नाइट।